हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी की नोट्स को लेकर हमारी वीडियोस की सीक्वेंस चल रही है। लास्ट वीडियो में हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर किया, लेकिन कुछ टॉपिक्स रह गए थे क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की लेंथ अच्छी खासी है। तो बाकी के टॉपिक्स को हम आज की वीडियो मतलब पार्ट सेकंड में कंप्लीट करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए साइंस वर्ड चैनल से। मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बाकी टॉपिक्स को इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को रेजिस्टिविटी के टॉपिक के साथ। सबसे पहले हम रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन देखते हैं। देखिए रेजिस्टिविटी है क्या। रेजिस्टिविटी डिफाइन करती है हमेशा जो मटेरियल रेजिस्टेंस ऑफर करता है। कोई भी मटेरियल, अलग अलग प्रकार के मटेरियल होते हैं। देखिए अगर आप कॉपर का कंपैरिजन करते हैं सिल्वर से, तो सिल्वर की जो रेजिस्टेंस पावर है वो तो काफ़ी कम होती है, कॉपर की रेजिस्टेंस पावर काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आप कॉपर की तुलना कर रहे हैं एल्यूमिनियम से, तो एल्यूमिनियम की रेजिस्टेंस पावर ज़्यादा है, कॉपर की कम है। ठीक है, और रेजिस्टेंस जो है अफेक्ट करता है करंट के फ्लो को। अब यहाँ पे रेजिस्टिविटी कहाँ से आ गई, क्योंकि ये तो आप सोच रहे होंगे कि भाई रेजिस्टेंस के बारे में लिख दिया गया, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। ये बात तो ठीक है, रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी होती है, लेकिन किसकी प्रॉपर्टी होती है? मटेरियल की। और जब कोई मटेरियल अपनी रेजिस्टेंस पावर को, रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। तो अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? रेजिस्टिविटी डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड। रेजिस्टिविटी डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मटेरियल पर यूनिट लेंथ फॉर यूनिट क्रॉस सेक्शन। तो रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस को ही डिफाइन कर रही है कुल मिलाकर। अब ये जो रेजिस्टिविटी है ना, इसके लिए एक और नाम भी होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट में ये डाला हुआ है। पहले तो फार्मूला डाल दिया रेजिस्टेंस के लिए, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ अपॉन एरिया, पता है आपको। अब यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करते हैं ना रेजिस्टिविटी को, क्योंकि देखिए नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया है कि प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाया और एक कॉन्स्टेंट लगाया। और क्या है वो कॉन्स्टेंट? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी के लिए जो सिंबल यूज़ करते हैं वो रो होता है। ये पी, जिस तरह का ये पी जैसा साइन बना हुआ है, इसी को बोलते हैं रो। तो रो क्या है? इज़ अ रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जो मैं आपको बता रहा था अभी स्टार्टिंग में कि भाई इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, वही नाम लिखा हुआ है। इसकी यूनिट क्या होती है? ओम मीटर। रेजिस्टिविटी की यूनिट को आप इस तरह से भी दिखा सकते हैं, ऐसे हेडफोन जैसा साइन बनाते हैं और ऐसे मीटर। तो ओम मीटर यूनिट है रेजिस्टिविटी की। अब यहाँ पर एक पॉइंट बना हुआ है, देखिए जो रेजिस्टिविटी होती है ना अलॉय की, मच हायर देन दोज ऑफ प्योर मेटल। ये पॉइंट याद रखिएगा, काम आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में। रेजिस्टिविटी अलॉय की ज़्यादा होती है ना, मतलब। और रेजिस्टिविटी किसको डिफाइन कर रहा है? रेजिस्टेंस को। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो आपके अलॉय होते हैं उनकी रेजिस्टेंस पावर काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, और एलॉय की तो आपको पता है ये प्रॉपर्टी बढ़कर ही ली जाती है ना, तभी तो एलॉय को तैयार किया जाता है मेटल्स वगैरह के बेसिस पे। तो जैसे आप एग्जांपल भी ले सकते हैं नाइक्रोम, कांस्टेंट या मैग्नीन वगैरह। तो नाइक्रोम वायर का आपने यूज़ किया भी है, आपने सुना भी होगा उसके बारे में, जो प्रेस वाले सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी जो है ना एक मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है और साथ में रेजिस्टेंस पावर को भी आपने इंक्रीज़ कर दिया, मतलब एलॉय का जिक्र आ रहा है, क्योंकि नाइक्रोम क्या है? मेटल नहीं है, याद रखना। नाइक्रोम क्या है? अलॉय का एग्जाम्पल है। और अलॉय की आपने रेजिस्टिविटी काफ़ी ज़्यादा देखी इन कंपैरिजन प्योर मेटल के। साथ में मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है, तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, तो करंट को ज़्यादा रोकने की कोशिश करेगा, हीट डेवलप होगी, पर हीट से वो मेल्ट नहीं होगा। तो इस तरीके से आप अप्लायंस को अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। और प्रेस का टारगेट ही होता है, याद रखना है आपको। ड्यू टू दिस दे हैव हाई रेजिस्टेंस एंड प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट एंड दस दे यूज़ इन हेयर ड्रायर या स्टीम आयरन या इलेक्ट्रिक आयरन, कुछ भी इस तरह से नाम डाल सकते हैं। क्लियर हुई बात? तो ये पॉइंट हुआ रेजिस्टिविटी के लिए। नेक्स्ट टॉपिक आता है रेजिस्टेंस कैन अरेंज इन टू फॉर्म, सीरीज एंड पैरेलल। रेजिस्टेंस को आप सीरीज में भी अरेंज कर सकते हैं और पैरेलल में भी अरेंज कर सकते हैं। जब बात आती है सीरीज में अरेंज करने की, है ना, तो उसके लिए एक सर्किट डायग्राम होता है। देखिए मैं यहाँ पे बना देता हूँ सर्किट डायग्राम। जैसे मान लीजिए ये दो रेजिस्टेंस है, इस तरीके से ये से सीरीज में कनेक्ट है। ये बैटरी मैंने लगा दी है और यहाँ पर एक स्विच लगा दिया, ठीक है। और ये R1 और ये R2। क्लियर? तो ये तो सर्किट डायग्राम हो गया। हालांकि इस टॉपिक पर हमारी सेपरेट वीडियोस भी जा चुकी है, आपने उसको देखा होगा। बाकी अगर नहीं देखा है
तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सीरीज़ और पैरेलल दोनों ही डेरिवेशन की वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसको देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने डायग्रामेटिक 2 रेजिस्टेंस को कनेक्ट करके दिखाया। इसी तरीके से आपको लगता है तो एक और रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो RS क्या है? टोटल रेजिस्टेंस, लेकिन सीरीज़ के लिए, है ना। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये टारगेट है आपका। अब हमने कंसिडर किया कि R1, R2, R3 क्या है? ये 3 रेजिस्टेंस हैं जो कनेक्ट किए जा रहे हैं सीरीज़ में। V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, मतलब नेट पोटेंशियल, है ना। तो एक तरह से जो टोटल पोटेंशियल होगा थ्रू द सर्किट वो कितना होगा? जितने रेजिस्टेंस आपने लगाए, जैसे मैंने डायग्राम में यहाँ पर 2 लगाए हैं रेजिस्टेंस, तो V1 प्लस V2 हो जाएगा, और 3 होते प्लस V3 और ऐड हो जाता। अब जैसा कि आपको मालूम है कि ओम्स ला के बेसिस पर ये फार्मूला दिया गया था, V इज इक्वल टू IR। तो आपने क्या करना है, जो आपके पास इक्वेशन फर्स्ट है, कौन सी इक्वेशन? ये वाली इक्वेशन। इस इक्वेशन में ओम्स ला के बेसिस पर वैल्यूज़ को पुट कर देना है। तो फर्स्ट इक्वेशन जो है, यहाँ पर इसको डाल देते हैं, बल्कि फर्स्ट इक्वेशन, इस फर्स्ट इक्वेशन में V के प्लेस पर IR आ जाएगा, V1 के प्लेस पर IR1 आ जाएगा, V2 के प्लेस पर IR2 आ जाएगा, और इसी तरह से V3 के प्लेस पर IR3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल हो जाएगा डेरिवेशन। बाकी आपको अगर किसी स्टेप में डाउट लगेगा तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, और डाउट नहीं है तो भी आप कमेंट करना कि टॉपिक 100% क्लियर है, ठीक है। सिंपल है कि आपने I कॉमन लिया है RHS की तरफ से, और जब हम I कॉमन लेंगे तो इधर वाले I से ये वाला I कट जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना? LHS की तरफ R, उसी को हम RS सिंबल से रिप्लेस कर देंगे, और RHS की तरफ R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर? तो ये सीरीज़ का डेरिवेशन हुआ। इसी तरीके से आप पैरेलल का डेरिवेशन दिखा सकते हैं। इसके लिए चलिए डायग्राम बनाते हैं एक बार। ये से पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, दोनों ही रेजिस्टेंस को आपने ऐसे पैरेलल में अरेंज कर दिया, और यहाँ पर ऐसे बैटरी लगा दी है इस तरीके से। करंट का फ्लो वो आपको पता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। ये प्लस साइन है यहाँ पे, और ये नेगेटिव साइन है। ये R1 हो जाएगा आपका, मैं यहाँ पे डॉट लगा देता हूँ थोड़ा स्पेस की वजह से। ये वाला ये R1 और ये R2, ठीक है। अगर बात आती है कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ लगाएंगे, तो देखिए पैरेलल में है ना, इस तरह से अरेंज किया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस को, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर सिंगल रहेगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि पैरेलल वाले केस में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सिंगल रहता है, लेकिन सीरीज़ वाले में वो अलग अलग होता है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि पैरेलल वाले केस में जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, है ना, और पैरेलल अरेंजमेंट की वजह से, तो क्या चीज़ फ्रैक्शनेट होगी, और इसका आंसर है करंट। जो करंट है वो आपको I1 और I2 की फॉर्म में यहाँ पर दिखाना होगा। R1 रेजिस्टेंस से I1, R2 रेजिस्टेंस से I2। क्लियर? उसी चीज़ की वजह से यहाँ पर देखिए एक फार्मूला जो बनाया ना स्टार्टिंग में, टोटल करंट थ्रू द सर्किट विल बी I1 प्लस I2 प्लस I3। ये 2 और 3 से कंफ्यूज नहीं होना। आप जितने रेजिस्टेंस बनाएंगे उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर चेंजेस करना होगा। मैंने डायग्राम में 2 रेजिस्टेंस बनाया, तो फार्मूला क्या बनेगा? I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ठीक है। फिर उसके बाद पहले की तरह से हम ओम्स लॉ लिखेंगे, V इज इक्वल टू IR, और इस V इज इक्वल टू IR से फार्मूले को मॉडिफाई करके I इज इक्वल टू V अपॉन R करेंगे। फिर वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन में। इक्वेशन कौन सी? ये वाली इक्वेशन। और वैल्यू पुट करने के बाद फिर कॉमन लेंगे, फिर सिंप्लीफाई कर देंगे, तो हमारा ये आंसर तैयार हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज सर्किट। देखिए एक तो सीरीज कम्बिनेशन होती है, एक होती है पैरेलल कम्बिनेशन। यहाँ पे डिसएडवांटेज दिया गया है सीरीज सर्किट के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे कोई अप्लायंस होता है ना, जैसे फर्स्ट पॉइंट में डाला हुआ है, बल्कि मैंने इसको, इफ़ वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस स्टॉप्स वर्किंग, अगर कोई एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस काम करना बंद कर देता है ड्यू टू सम डिफेक्ट, ठीक है, किसी डिफेक्ट की वजह से, देन ऑल अदर अप्लायंसेस, तो ऐसे में क्या होता है, बाकी सारे अप्लायंसेस जो हैं स्टॉप्स कर देते हैं वर्किंग को एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक उसी समय काम करना बंद कर देते हैं, कोई काम नहीं करेंगे। देखिए जैसे कि ये कोई बल्ब है, इसी में आगे चलकर
आपने ऐसे फ्रिज लगा दिया है, फिर आगे चलकर आपने टीवी लगा दिया है। तो आप एक बात सोचिए, जो करंट का फ्लो है जो ऐसे जा रहा है, अब फ्रिज में कुछ खराबी है तो क्या करंट आगे जा पाएगा? नहीं जाएगा। ठीक है, तो अप्लायंस तो हमारा एक खराब हुआ है, पर काम जो बाकी जितने भी थे ना वो भी काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सप्लाई वहाँ तक पहुँचेगी नहीं, सर्किट ब्रेक हो गया है ना, इसीलिए। ठीक, तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया कि अगर कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस काम करना बंद कर देता है किसी डिफेक्ट की वजह से, तो बाकी सब भी काम करना बंद कर देंगे उसी समय। अब आते हैं नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट पर। ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं उन सभी का एक ही स्विच रहता है, सिंगल स्विच रहता है, क्योंकि अगर आप अलग अलग स्विच लगाएंगे भी तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा, सेपरेटली आप उसे ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सिंगल मतलब डायरेक्ट कनेक्शन होने की वजह से, क्योंकि सीरीज़ कनेक्शन जो है ना ये थोड़ा दिक्कत ही करता है, मतलब इसलिए इसके डिसएडवांटेज हाईलाइट किए जाते हैं। नेक्स्ट फिर नंबर थर्ड, द अप्लायंसेज डू नॉट गेट द सेम वोल्टेज। एक तो पावर फैक्टर डाउन हो जाएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे आपने 4 या 5 अप्लायंसेस को सीरीज़ में लगा दिया, तो हर एक अप्लायंस का अपना कुछ रेजिस्टेंस पॉइंट तो हो गई, रेजिस्टेंस वैल्यू होगी, और रेजिस्टेंस अगर सीरीज़ में लगे होते हैं ना तो उनके जो ओवरऑल इफेक्ट होता है, जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो बढ़ जाता है। सबसे ईजी एग्जांपल है इसका, देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप इसका आंसर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, मज़ेदार क्वेश्चन है। 2 रेजिस्टेंस है, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर, R1 और R2। जो R1 रेजिस्टेंस है उसकी जो वैल्यू है वो आपको गिवन है, कितनी मान लेते हैं 2 ओम। ठीक है, जो R2 रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू कितनी है? 2 ओम। ठीक है, तो ये दो आपको रेजिस्टेंस दिए गए, R1 और R2, दोनों की वैल्यू कितनी है? 2 ओम, है ना, दोनों की सेम वैल्यू है। अब एक बार इसको सीरीज़ में रखना है और एक बार इनको क्या करना है? पैरेलल में रखना है। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सीरीज़ वाला बेटर रहेगा या पैरेलल वाला, और दोनों के आंसर कितने आएंगे ये भी आप सॉल्व करके दीजिएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से कर सकते हैं आप। नेक्स्ट डी पॉइंट आता है, इन द सीरीज़ कनेक्शन, इसको हटा देता हूँ यहाँ से क्योंकि फिर ये दिखाई नहीं देगा, नहीं तो डी पॉइंट, इन सीरीज़ कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इंक्रीजेस टू मच ड्यू टू विच द करंट सप्लाई बिकम्स लो, जिसकी वजह से क्या होता है? करंट की सप्लाई काफ़ी कम हो जाती है। ठीक है, तो ये आपके पास 4 पॉइंट्स थे, वो ख़त्म हुए। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, इलेक्ट्रिक पावर। क्या होती है इलेक्ट्रिक पावर? इलेक्ट्रिक पावर इज़ अ इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में कितना काम किया जा रहा है, इसी को शक्ति कहते हैं, इसी को इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। पावर जब इलेक्ट्रिसिटी की बात होगी तो उसे इलेक्ट्रिक पावर बोल देंगे। तो पावर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम होता है, सिंपल सी बात है ना, कि भाई कितने समय में कितना काम किया जा रहा है, उसको हम पावर कहते हैं। फॉर्मूला लिया गया इसका, पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइड बाय टाइम टेकन। ऐसा यूनिट क्या होती है पावर की? वो होती है वाट। ठीक है, और ये फार्मूला है, वो आपको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट एट विच द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम। इलेक्ट्रिक पावर एक वो रेट है जिस पर कोई इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है, कोई भी अप्लायंस या किसी भी घर में। यहाँ पे 3 फार्मूले दिए हुए हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है मेरे हिसाब से वो ये है, P इज इक्वल टू V इंटू आई। मैं लिख देता हूँ साइड में, P इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई आई। ठीक है, तो पावर के लिए जो फार्मूला यूज़ किया जाता है वो है V मल्टीप्लाई आई। V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, I मतलब करंट। अब यहीं से थोड़ा मॉडिफिकेशन किया, फार्मूले वगैरह को पुट किया ओम्स लॉ के बेस पे, और आपने पावर इज इक्वल टू V इंटू आई वाले फार्मूले को चेंज करके 2 नए फार्मूले बना दिए। देखिए, अगर हम V के प्लेस पर IR रख देते हैं तो क्या बन जाएगा? सेकेंड वाला फार्मूला। अगर हम I के प्लेस पर, भाई I के प्लेस पर अगर हम V अपॉन R रख देते हैं, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? सेकेंड मतलब नंबर 3 वाला फार्मूला, P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। ठीक है, तो बहुत इजी है। मेन फार्मूला जो है P इज इक्वल टू V इंटू आई, वो आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, इन कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिक एनर्जी वी यूज़ द पावर इन kWh, किलोवाट, एंड टाइम इन आर। देखो, पावर तो लेना ही किलोवाट में, टाइम लेना है आर में, क्योंकि आपको याद रखना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब जो एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी के लिए कमर्शियल यूनिट होती है ना, वो kWh होती है। क्या होती है? kWh।
बल्कि जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है ना, आपने उसमें देखा भी होगा, है ना, सैंक्शन नोट लिखा रहता है, नियर बाय वहीं आपको लिखा मिलेगा 20 kWh बना है आपका जो बिल जनरेट हुआ है, या 1000 kWh है, क्योंकि 1 kWh मतलब 1 यूनिट, 1 kWh मतलब 1 यूनिट, ठीक है। तो 1 kWh जो है किसके इक्वल होता है, 1 यूनिट के। और मान लीजिए कोई आपसे कहता है 500 यूनिट आपने खर्च कर दिया, इसका मतलब क्या होगा, 500 kWh, है ना। फिर मल्टीप्लिकेशन किया जाता है पर यूनिट, जो भी चार्ज होता है वो डिपेंड करता है स्टेट वाइज, थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाता है उसमें, बाकी इस चीज़ को न्यूमेरिकल में भी हम समझेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं अब, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ये एक छोटा सा डेरिवेशन है, जूल साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में बताया था सबसे पहले। एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ हाई रेजिस्टेंस वायर। जब किसी हाई रेजिस्टेंस वाली वायर से इलेक्ट्रिक करंट को हम पास आउट करते हैं ना, तो थोड़ा बहुत तो वहाँ पे वार्मनेस होती ही है ना। लाइक नाइक्रोम वायर जो हम इस्तेमाल करते हैं प्रेस में, ठीक है। तो नाइक्रोम वायर क्या है, नाइक्रोम एक मेटल नहीं है, नाइक्रोम क्या है, एलॉय है। और एलॉय की क्वालिटी आपको पता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले रेजिस्टिविटी के टॉपिक में भी समझा था उसको। एलॉय का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है और रेजिस्टेंस जो ऑफर करती हैं वो भी बहुत ज़्यादा होता है ना। मेल्ट भी आसानी से नहीं होती क्योंकि एलॉय का मेल्टिंग पॉइंट हाई है। एलॉय की क्वालिटी सुपीरियर होती है इन कंपैरिजन सिंपल मेटल्स की, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ वायर बिकम्स वेरी हॉट एंड प्रोड्यूस हीट, दिस इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। सिंपल जो जूल साइंटिस्ट थे ना, वो ये बताना चाहते थे कि जब भी किसी वायर से करंट पास आउट होगा और हाई रेजिस्टेंस वायर आप यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमेशा हीट डेवलप होगी ज़रूर, ठीक है। हीट को मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि हीट प्रोड्यूस ही ना हो, क्योंकि रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ तो हो गई ना, ठीक है। तो यहाँ पर फार्मूले की स्टार्टिंग की गई है। यहाँ पर देखिए डेरिवेशन की जो स्टार्टिंग की गई है वो इस वाले फॉर्मूले से, V इज इक्वल टू वर्क अपॉन में चार्ज, पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज। तो वर्क निकालेंगे तो Q मल्टीप्लाई V हो जाएगा। और आपको पता है करंट का फार्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम, ठीक। और एक ओम्स लॉ आपको मालूम है कि V इज इक्वल टू IR होता है। वैल्यू पुट करेंगे तो ये फिर चेंज होकर ITV, ये फार्मूला बन जाएगा आपका वर्क के लिए, ठीक है। बाकी वैल्यू वगैरह पुट करने के बाद इसमें आप सिंप्लीफाई करेंगे तो W इज इक्वल टू I²RT आ जाएगा, क्लियर। और आपको पता है कि वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, और हीट की यूनिट क्या होती है, जूल। तो सेम सिंबल होने वजह से हम उसको रिप्लेस कर देंगे और H इज इक्वल टू I², ये हमारा फार्मूला तैयार हो जाएगा, है ना। डेरिवेशन कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक आता है सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम तो आप समझ गए होंगे, बीच में भी कई बार आ चुका है ना। सिंपल क्या होता है ना, सर्किट डायग्राम एक वो पाथवे होता है जिससे कि करंट पास आउट होता है। अब इसमें रेजिस्टेंस दिखा सकते हैं, कोई एक बल्ब लगा दीजिए, उसका अपना रेजिस्टेंस शो कर दीजिए, या फिर डायरेक्ट रेजिस्टेंस ही दिखा सकते हैं। एमीटर लगा सकते हैं, वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा आपको, है ना। और साथ में बैटरी लगाएंगे आप, सिंगल सेल या फिर डबल सेल वाली बैटरी, और एक स्विच लगाएंगे, तो ये बन जाता है आपका सर्किट डायग्राम, ठीक है। नेक्स्ट डोमेस्टिक वायरिंग। देखिए डोमेस्टिक वायरिंग में थोड़ा सा थियोरेटिकल है ये। डोमेस्टिक वायरिंग में क्या होता है, एक पूरा पाथवे दिखाना होता है हमें कि करंट कहाँ कहाँ से आ रहा है, कैसे कैसे आ रहा है, कौन सी वायर है, फिर क्या होता है, इस तरह से। और नेट पोटेंशियल वगैरह का जिक्र कर देते हैं। बाकी 3 तरह की वायर होती हैं, जैसे लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर, इनका भी जिक्र करना होता है, उनके कलर कोड को भी बताना होता है। सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया हुआ है कि जो इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है, जो हमारे घर में एंटर करती है, वहाँ पे 3 तरह की वायर होती हैं, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर। कौन कौन सी, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर। कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए होता है। वैसे तो देखिए लाइव वायर का इस्तेमाल किया जाता है करंट को लेकर जाने के लिए, न्यूट्रल वायर होती है सर्किट डायग्राम कंप्लीट करने के लिए, अर्थ वायर होती है प्रोटेक्शन वाली वायर, ठीक है, जिसको हम अर्थिंग बोल देते हैं। अर्थिंग एक टर्म होती है जिसमें अर्थ वायर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस पे। अगर ज़्यादा करंट आ जाता है तो उस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ करंट को ड्रेन कर लेती है और इलेक्ट्रिक पोल तक पहुंचाती है। वहाँ पर लगी होती है एल्यूमिनियम की स्ट्रिप, जिसके ज़रिए वो ग्राउंड सरफेस तक पहुँच जाता है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ चार्ज। इस पूरे फिनोमेना को बोलते हैं अर्थिंग, जिसमें हम अर्थ वायर का इस्तेमाल करते हैं प्रोटेक्शन के लिए। बाकी लाइव वायर जो करंट लेकर जाती है, न्यूट्रल जो सर्किट कंप्लीट करती है, इनके कलर भी फिक्स होते हैं। अर्थ वायर के लिए ग्रीन कलर, न्यूट्रल वायर के लिए येलो और ब्लैक, और लाइव वायर के लिए होता है रेड। ये कलर जो होते हैं ना, सिर्फ कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए होते हैं। भाई मान लीजिए आपने किसी इलेक्ट्रीशियन से फिटिंग वगैरह कराया ना, इंटरनल फिटिंग कराया या ओपन फिटिंग, और किसी वजह से कुछ समय बाद कुछ प्रॉब्लम आती है, किसी आप नए व्यक्ति को बुलाते हैं ना इलेक्ट्रीशियन को, तो कैसे समझ पाएगा? अगर आप स्टैंडर्ड कलर्स का यूज़ करेंगे तो वो बहुत आसानी से समझ पाएगा और फिर जल्दी ही आपकी जो भी फॉल्ट था उसको रिकवर कर पाएगा, ठीक। सेकंड पॉइंट आता है लाइव वायर जो होती है हैज़ हाई पोटेंशियल। कितना पोटेंशियल होता है? 220 वोल्ट। वेयर इज़ द न्यूट्रल वायर का 0 पोटेंशियल होता है। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क कर लेना, ठीक है।
जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको नोट ज़रूर कर लेना अपने रजिस्टर में, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने नोट किए, बात मानी या नहीं मानी, ठीक है। चलिए खैर, तो लाइव वायर हैज़ अ हाई पोटेंशियल 220 वोल्ट, वेयर इज न्यूट्रल वायर हैज़ अ ज़ीरो पोटेंशियल, उसका ज़ीरो पोटेंशियल होता है। अगर आप नेट पोटेंशियल निकालेंगे तो कितना बनेगा, 220 माइनस ज़ीरो मतलब 220 वोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट, अर्थ वायर इज मच थिक इन साइज एंड इज मेड अप ऑफ कॉपर, वन एंड ऑफ इट इज कनेक्टेड टू द कॉपर प्लेट, ब्यूरिड मतलब धसी होती है, डीप अंडर द अर्थ। जैसे मैंने आपको इलेक्ट्रिक पोल के पास बताया कि भाई एल्यूमिनियम स्ट्रिप होती है, वो नीचे तक जाती हैं ना ग्राउंड सरफेस में। और द अर्थ कनेक्शन इज मेड टू द इलेक्ट्रिक मीटर एंड देन टू मेन स्विच। तो इस तरीके से घर में उसको एंटर कराया जाता है, और जो हैवी अप्लायंस होते हैं जो आपने कनेक्शन कराया हुआ है हैवी अप्लायंसेस के रेस्पेक्ट में, तो वहाँ तक उसको पहुँचा दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है लाइव वायर और न्यूट्रल वायर कमिंग फ्रॉम द इलेक्ट्रिक पोल एंटर द बॉक्स फिटेड आउटसाइड द हाउस विच हैज़ मेन फ्यूज़ F1। मेन फ्यूज़ जो होता है F1 वो बाहर होता है, मीटर से बाहर, मतलब इलेक्ट्रिक पोल पर लगा होता है। और नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है कि फ्यूज़ इज़ कनेक्ट इन द सीरीज़। अब देखिए फ्यूज़ को कहाँ लगाना चाहिए, है ना भाई, एक फ्यूज़ तो बाहर हो गया F1, एक फ्यूज़ जो होता है मीटर से आगे मतलब घर में लगा होता है। फ्यूज़ को कहाँ लगाना चाहिए, सबसे पहला पॉइंट याद रखना है जो आपको, लाइव वायर में लगाया जाता है फ्यूज़ को, सर्किट के स्टार्टिंग में लगाया जाता है और सीरीज़ में लगाया जाता है। ये 3 पॉइंट ज़रूर याद रखने हैं। फ्यूज़ इज़ कनेक्ट इन अ सीरीज़ विद द लाइव वायर, दिस इज़ डन सो बिकॉज इट इज़ ओनली द लाइव वायर विच हैज़ हाई पोटेंशियल ऑफ 220 वोल्ट, unlike the neutral wire which carries a zero potential. The fuse F1 has high rating of about 50 ampere, thus it prevent any damage such as fire. तो जब आप फ्यूज़ को, जैसे यहाँ पर F1 का जिक्र किया गया है, आप 2 फ्यूज़ बताएंगे बल्कि, तो और भी बेस्ट रहेगा। F1 फ्यूज़ बताएंगे आप स्टार्टिंग में जो लगा होता है, मतलब जो इलेक्ट्रिक पोल पर दिया जाता है। उस मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रिक पोल है, उससे 20 घरों को सप्लाई जा रही है, तो फ्यूज़ क्या करेगा, उन 20 को कंट्रोल करके चलेगा सप्लाई को, ठीक है, जो उन सभी तक पहुंच पा रही है। लेकिन जो F2 होता है, F2 कहाँ लगा होगा, मीटर से जस्ट आगे, ठीक है। और किस में लगाया जाता है, लाइव वायर में। क्यों लगाया जाता है, आई थिंक आपको वो चीज़ यहाँ पे लाइन से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। क्योंकि जो पोटेंशियल होता है हाई पोटेंशियल, वो किसका होता है, लाइव वायर का, इन कंपेरिजन न्यूट्रल वायर के, क्योंकि न्यूट्रल का पोटेंशियल कितना है, 0। इसलिए न्यूट्रल में लगाने का कोई बेनिफिट नहीं है, आप सीधा लाइव वायर में लगाएंगे। नेक्स्ट दिया गया है जो ओवरलोडिंग होगी या शॉर्ट सर्किट होगी उसके इफेक्ट से बचा सकता है या उसकी स्थिति को होने ही नहीं देगा, ठीक है, अगर आपने फ्यूज़ सही तरीके से सही प्लेस पर लगाया हुआ है, ठीक। और बाकी फिर आगे कुछ जनरल पॉइंट्स हैं, इनको आप इग्नोर भी कर सकते हैं क्योंकि मेन पॉइंट्स जो हैं ऊपर आ चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो पॉइंट है, 2 वायर्स देन एंटर द इलेक्ट्रिक मीटर या इलेक्ट्रिसिटी मीटर विच रिकॉर्ड द इलेक्ट्रिक पावर। मीटर का काम क्या होता है, सिंपल रीडिंग देना, है ना, कि भाई कितना कंजम्पशन किया जा रहा है। दिस मीटर इज इंस्टॉल्ड बाय द इलेक्ट्रिक सप्लाई डिपार्टमेंट ऑफ आवर सिटी, जो भी हमारी सिटी के डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिसिटी के, उनके ज़रिए से इंस्टॉल किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, दीज 2 वायर्स कमिंग आउट ऑफ द मीटर, फिर आगे मीटर से आगे 2 वायर जो लगी होती हैं आर देन कनेक्टेड टू द मेन स्विच विच इज़ प्लेस्ड इन द डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। अनदर फ्यूज F2 इज़ प्लेस्ड इन अ सीरीज, मतलब हाउस के अंदर की बात चल रही है, ठीक है ना। तो मीटर के आगे फिर फ्यूज़ जो लगाना है वो याद रखना, मैंने आपको बताया अभी कहाँ पर लगा होता है, हमेशा सीरीज़ में, लाइव वायर में, मतलब रेड कलर की वायर में, ठीक है, जिसके बेसिस पर आप सेफ्टी को सुनिश्चित कर सकते हैं अपने अप्लायंसेस की। वैसे डायग्राम की कोई खास नीड नहीं है, आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएंगे तो उसके ज़रिए भी हो जाएगा। और वैसे डायग्राम में यहाँ पर देखिए लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, ये 2 चीज़ें दिखाई गई हैं, लाइव न्यूट्रल, और इनसे सप्लाई आ रही है। फिर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड दिखा रखा है आपको और इलेक्ट्रिसिटी मीटर है, उसके आगे फिर घर के लिए जो कनेक्शन वगैरह उसका जिक्र कर दिया है। इस तरीके से आप वैसे भी बना सकते हैं। तो नेक्स्ट, देयर आर 2 सेपरेट सर्किट इन अ हाउस। ऐसा कहा जाता है कि भाई घर में ना 2 सर्किट होने चाहिए, एक तो हल्के अप्लायंसेस के लिए, मतलब जिसमें ज़्यादा पावर की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा करंट की ज़रूरत नहीं है, तो 5 एम्पियर का फ्यूज़ लगा दीजिए। लेकिन जो हैवी अप्लायंसेस हैं, जैसे कि आपको मानकर चलिए कि हीटर को चलाना है ना, इलेक्ट्रिक आयरन का यूज़ करना है, गीज़र यूज़ करना है, या रेफ्रिजरेटर है ज़्यादा पावर का, या फिर आप AC रन कराना चाहते हैं, तो ऐसी चीज़ों के लिए आप क्या करेंगे, 15 एम्पियर का फ्यूज़ इस्तेमाल करेंगे। कितना, 15 एम्पियर, याद रखिएगा, है ना, ठीक है। और जो लाइट अप्लायंसेस है, मतलब लाइट और आपको फ़ैन का यूज़ करना है, TV आप यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो अलग सर्किट बनाया है उसके केसेस में 5 एम्पियर का फ्यूज़ काफ़ी होता है, सफिशिएंट होता है, ठीक है।
बाकी नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्किट इज़ ऑलवेज कनेक्ट इन पैरेलल। घर में, अच्छा देखिए क्वेश्चन ये भी आता है, बहुत बार आ चुका है पहले, कि घर में कैसा कनेक्शन होता है, सीरीज़ होता है पैरेलल। तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ इस चीज़ को, बिना कन्फ्यूज़न के आपको ध्यान रखना है, पैरेलल कनेक्शन होता है। क्यों होता है, इसका रीज़न आप अगर थोड़ा सोचेंगे तो आपको रिकॉल हो जाएगा। अभी हमने थोड़ा ही समय पहले पढ़ा था सीरीज़ के डिसएडवांटेज, ठीक है, शायद आपको याद आ गया होगा। तो उसी के बेस पे यहाँ पर लिखा गया है कि घर में पैरेलल कनेक्शन होता है, जो होना भी चाहिए। सीरीज़ अगर आप करते हैं तो नुकसान रहता है, क्योंकि ओवरऑल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। लास्ट पॉइंट आता है इसमें, इन केस शॉर्ट सर्किट। अब देखिए, मान लीजिए आपने जैसे 2 सर्किट बनवाए, या 3 सर्किट भी अरेंज कर सकते हैं, या कई बार होता है कि फ्लोर वाइज 2-2 सर्किट बनवा दिए जाते हैं इलेक्ट्रीशियन से। अब किसी एक सर्किट में कुछ प्रॉब्लम आती है ना, सप्लाई ब्रेक हो जाती है, तो बाकी अप्लायंसेस तो काम करेंगे ना। तो उससे क्या है, जो इलेक्ट्रीशियन आएगा रिपेयरिंग के लिए, जो आएगा उस प्रॉब्लम को कवर अप करने के लिए, उसके लिए भी काफ़ी सुविधा हो जाएगी। वो आसानी से समझ पाएगा कि भाई इस वाले सर्किट में प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आपने पूरे फ्लोर का एक ही सर्किट बना रखा है तो प्रॉब्लम पड़ेगी ना, रिपेयरिंग में बहुत टाइम लगेगा, और मतलब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, बेनिफिट्स कुछ नहीं है, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि एक फ्लोर पर 2 सर्किट हो, पावर का सर्किट अलग हो और जो लाइट अप्लायंसेज हैं उनके लिए सर्किट अलग होना चाहिए। अब बात आती है नेक्स्ट टॉपिक की, शॉर्ट सर्किट की, कि शॉर्ट सर्किट क्या है। देखिए, शॉर्ट सर्किट कब होता है, व्हेन एंड्स ऑफ सर्किट आर कनेक्टेड बाय कंडक्टर ऑफ वेरी लो रेजिस्टेंस एज कंपेयर टू दैट ऑफ सर्किट। इन हाउस होल्ड कनेक्शन शॉर्ट सर्किटिंग, या शॉर्ट सर्किट का जो टर्म है वो देखा जाता है, या शॉर्ट सर्किट की जो टर्म है वो देखने को मिलती है। लेकिन कब, व्हेन लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। अगर बाई चांस वायर का जो इंसुलेशन वाला पार्ट होता है ना, जो पीवीसी का बना होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, किस चीज़ का बना होता है, लिख लेते हैं उसको, PVC, ठीक है। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो किसी रीज़न से अगर वायर का जो इंसुलेशन वाला पार्ट है वो डैमेज हो चुका है, तो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर ये कांटेक्ट में आ जाती हैं एक दूसरे के। तो क्या होता है, वहाँ पर एक स्पार्क जनरेट होता है, फॉल्ट जनरेट होता है, और इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ख़राब हो सकते हैं। और शॉर्ट सर्किट से तो आपने सुना भी होगा, न्यूज़ में भी आए दिन आता रहता है कि शॉर्ट सर्किट से बहुत बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, है ना। चलिए खैर, शॉर्ट सर्किट क्या है, मेन जो इसकी कंडीशन है वो आपको ध्यान रखनी है। शॉर्ट सर्किट एक वो टर्म है जो हमें क्या बताती है कि जब कोई लाइव वायर न्यूट्रल वायर के कांटेक्ट में आ जाती है, या हो सकता है 2 लाइव वायर कांटेक्ट में आ जाए, ठीक है। तो ऐसे केस में वायर में वहाँ पर स्पार्क आता है, जिसकी वजह से वायर डैमेज हो जाती है। कई बार होता है वायर टूट कर गिर जाती है, कनेक्शन ब्रेक हो जाता है। कई बार होता है कि वहाँ पर आग वगैरह लग जाती है और पूरे घर को भी डैमेज कर सकती है, ठीक है। तो खैर, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज़। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का भी हमने समझा भी था कि इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या है, एक वो डिवाइस होता है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, कहाँ पर, सीरीज़ में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये रेगुलेट करके चलता है क्योंकि ओवरफ्लो से बचाएगा। मान लीजिए कि एक्सेस में करंट आ रहा है और फ्यूज़ वायर आपने एक कैलकुलेशन के बेस पे इस्तेमाल की हुई है ना, कि भाई कितने एम्पियर का यहाँ पर फ्यूज़ वायर लगा होना चाहिए। तो फ्यूज़ वायर मेल्ट हो जाती है, और जैसे ही फ्यूज़ वायर मेल्ट होती है ना, तो सर्किट टूट जाता है। देखिए, मैं आपको डायग्राम में समझाता हूँ एक बार। ये जो यहाँ पर है ना, इस तरह से ऐसे ही फ्यूज़ वायर लगी हुई है, लेकिन जैसे ही एक्सेस करंट आएगा तो ज़्यादा करंट आने से क्या होगा, ये फ्यूज़ वायर टूट जाएगी। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये फ्यूज़ वायर टूटी हुई दिखाई हुई है, क्लियर। तो ये फ़ायदा है, और जब सर्किट डायग्राम ब्रेक हो जाता है तो इसका मतलब आगे फिर सप्लाई नहीं पहुँच पाएगी और आपके अप्लायंसेस को बचा लेगी और आपको भी बचाएगी, ठीक है। तो फ्यूज़ को हमेशा कहाँ कनेक्ट करते हैं, लाइव वायर में, पहला पॉइंट। न्यूट्रल वायर में लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फ्यूज़ को हमेशा कहाँ पर लगाते हैं, सर्किट के स्टार्टिंग में लगाते हैं। थिकर द फ्यूज़ वायर ग्रेटर इज़ द करंट कैपेसिटी। जितनी मोटी आप फ्यूज़ वायर का इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज़्यादा उसकी करंट कैपेसिटी भी होगी, ठीक। और करंट की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही फ्यूज़ वायर को सेलेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक आता है ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग का मतलब क्या है, घर में आपने जो मीटर लगा होता है उसकी कैपेसिटी ली हुई है, मान लीजिए 2 किलोवाट की। कितने की, 2 किलोवाट की आपने कैपेसिटी ली हुई है ना। कैपेसिटी तो मीटर की ज़्यादा होती है, लेकिन उसकी परमिशन लेनी पड़ती है। तो जनरल क्या होता है ना, 2 किलोवाट की ले लेते हैं। 2 किलोवाट का मतलब क्या है, 2000 वाट। कितना, 2000 वाट, ठीक है। अब एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं इसको, कि घर में आप 2 पंखों का इस्तेमाल कर रहे थे, रनिंग में थे वो, और 250 वाट के 2 पंखे हैं, तो 500 वाट तो ये हो गया।
500 वाट की आप प्रेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, कितना हो गया 1000 वाट। तभी क्या हुआ, आपने एसी को भी स्टार्ट कर दिया ना, एसी यूज़ करने लगे, जो जिसका वाटेज कितना था 1600 वाट, मतलब 1600 वाट का एसी आपने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो अगर आप टोटल काउंट करते हैं तो ये 2000 वाट से ज़्यादा बैठता है। तो 2000 वाट से ज़्यादा जैसे ही होगा ना, तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है वहाँ पर एक नोटिफिकेशन एक तरह से सिस्टम में पॉपअप हो जाता है मैसेज कि भाई इस समय पर इस एड्रेस पर इस मीटर नंबर पर ज़्यादा कंजम्पशन हो रहा है ना, जबकि कैपेसिटी ली हुई है 2000 वाट की। तो क्या होगा, शुरू में 1-2 बार आपके पास नोटिस आएगा कि भाई आप अपनी कैपेसिटी को, मीटर की कैपेसिटी को इंक्रीज़ करा लीजिए। तो आपको उसे 3 किलोवाट करा लेना है, ताकि जो ओवरऑल कंक्लूजन निकल रहा है यहाँ पर इस एग्जांपल के ज़रिए कि एक पर्टिकुलर समय पर आप 2000 वाट से ज़्यादा का वाटेज यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर आप करते हैं तो इसका मतलब आपको कैपेसिटी अपने मीटर की इंक्रीज़ करानी होगी, परमिशन को बढ़ाना होगा, जिससे कि आप उसे फिर ज़्यादा यूज़ कर पाएंगे। एक समय पर आप 2000 वाट तक की चीज़ों को ही यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने परमिशन ले रखी है 2 किलोवाट की, आप परमिशन बढ़वा लीजिए, उसको 4 किलोवाट कर लीजिए, फिर आप एक पर्टिकुलर टाइम पर 4000 वाट तक की चीज़ों को चला सकते हैं। क्लियर? बिल्कुल सिंपल है, इसी को कहा जाता है ओवरलोडिंग। नेक्स्ट, अर्थिंग। अर्थिंग का टॉपिक हमने बीच में भी क्लियर कर लिया था। अर्थिंग क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव सिस्टम होता है जिसमें अर्थ वायर के जरिए एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ करंट को ड्रेन कर लिया जाता है, खींच लिया जाता है, और कहाँ तक पहुँचा देते हैं उसको, इलेक्ट्रिक पोल तक। वहाँ पर स्ट्रिप लगी होती हैं जिसके ज़रिए एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट को ग्राउंड सरफेस तक पहुँचा के न्यूट्रल कर दिया जाता है। क्लियर? और बाकी खैर ये जो नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है, रोल ऑफ मैग्नेटिज्म इन मेडिसिन एंड ऑर्गेनिज्म, ये वैसे इस चैप्टर के लिए नहीं है। जो आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13 एनसीईआरटी के सीक्वेंस के हिसाब से, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे काफ़ी डिटेल में। तो आई थिंक आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। इलेक्ट्रिसिटी के सभी टॉपिक्स को हमने कवर किया 2 वीडियो में, पार्ट फर्स्ट में, और आज की जो वीडियो है वो पार्ट सेकंड है। तो आई थिंक आपको सारे टॉपिक बहुत बढ़िया से समझ में आए होंगे। और कुछ भी अगर आपको डाउट लगता है तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कोशिश की जाएगी जल्द से जल्द उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की। बाकी जुड़े रहिए साइंस वर्ड चैनल से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साइंस के एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।